अध्याय 124 लूट उठाना 3। युवा गुरु, तो आप यहाँ हैं। ये शुआन और लियू यानरान मुड़े और झेंग जियांगहाओ को लियू युन के साथ उनकी ओर आते देखा। जब लियू युन ने ये शुआन को देखा तो उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ करना भाइये, आज सच में ट्रैफिक जाम था, हमें देर हो गई। वो बहुत सम्मानजनक था और बोलते समय उसने थोड़ा सिर भी झुकाया। ये शुआन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह एक विनम्र अधीनस्थ की तरह था। ये शुआन को कोई आपत्ति नहीं हुई और वो मुस्कुराया। तुम इतने विनम्र क्यों हो? चलो साथ में घूमते हैं। लियू युन जानबूझकर ये शुआन से पीछे रह गया और फुसफुसाते हुए कहा, भाई आपने आज यहाँ आने के बारे में क्यों सोचा? ये शुआन हंसा और लापरवाही से कहा, मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि क्या मुझे कोई लूट मिल सकती है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या कोई बेहतर जेड पत्थर है और एक खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। जब लियू युन ने ये शुआन को ये कहते सुना कि वो लूट उठाना चाहता है तो वो बेबस लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिष्ठित भाई ये लूट उठाने पर विश्वास करेंगे। क्या वो अफवाहें फैलाने और आम लोगों को प्राचीन वस्तु संग्रह सेना में शामिल करने के लिए धोखा देने का तरीका नहीं था? भाई आपको सावधान रहना होगा। कुछ भी खरीदते समय आपको 120% सावधान रहना होगा। यहाँ बेची जाने वाली अधिकांश चीजें नकली हैं, बहुत कम असली चीजें हैं। लियू युन वास्तव में चिंतित था कि ये शुआन इसके झांसे में आ जाएगा और उसने उसे गंभीरता से समझाया, आप यहाँ अक्सर नहीं आते हैं, इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा। यहाँ 10 में से 12 विक्रेता झूठे हैं। वे जो चीजें बेचते हैं वे और भी नकली हैं। यहाँ तक कि कई विशेषज्ञ भी हार गए हैं। लियू युन के पिता भी एक संग्राहक थे। उन्होंने लियू युन को कई ऐसी बातें बताई थीं जिनका उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था और जिनके बारे में सुना था। इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद लियू युन को केवल एक वाक्य याद रहा, प्राचीन वस्तुएं खरीदते समय सभी विक्रेता एक घोटाला थे। ये शुआन ने अपनी भौहें उठाईं और इस सारांश में दिलचस्पी दिखाई। ओ, क्या कुछ भी असली नहीं है? लियू युन हंसा और समझाया, हालांकि अधिकांश प्राचीन वस्तुओं की दुकानों में नकली चीजें हैं, फिर भी ऐसे लोग हैं जो असली चीजें बेचते हैं। हालांकि जो मालिक असली चीजें बेचते हैं वे इस बारे में सोच रहे हैं कि आपकी जेब में मौजूद पैसे को कैसे ठगा जाए। कई प्रसिद्ध नीलामी घरों का भी यही हाल था। एक तरफ उन्होंने विक्रेताओं को सामान का मूल्यांकन करने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए धोखा दिया। दूसरी तरफ उन्होंने जानबूझकर सामान की कीमत बढ़ाई और यहाँ तक कि बाजार मूल्य बढ़ाने की व्यवस्था भी की। ये सुनने के बाद ये शुआन ने सिर हिलाया और आश्चर्य से लियू युन की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा गुरु लियू इतना कुछ जानते होंगे। लियू युन ने विनम्रता से हाथ हिलाया और मुस्कुराया, मैंने अपने पिता से थोड़ा सीखा। ये सिर्फ सतही ज्ञान है। भाई अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं बाद में आपको दूसरी बार के खजाने ढूंढने के लिए ले जाऊंगा। उसे अभी भी खजानों का मूल्यांकन करने की अपनी क्षमता पर कुछ भरोसा था, अन्यथा वो ये शुआन के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद को शर्मिंदा करता है, लेकिन ये शुआन जैसे बड़े बॉस को खोना असली दर्द था। ये शुआन मुस्कुराया और कोई टिप्पणी नहीं की। वे कुछ देर तक बातें करते हुए आगे बढ़े। वे पहले ही कई स्टॉलों से गुजर चुके थे। लियू यानरान भी लगातार स्टॉलों में रखी वस्तुओं का निरीक्षण कर रही थी। हालांकि वह उनमें से अधिकांश को नहीं पहचानती थी, लेकिन वह उन पर जमा हुए समय की जानकारी को महसूस कर सकती थी। वे बहुत पुराने थे, कई चीजें जंग लगी हुई दिख रही थीं। लियू यानरान ने अनजाने में ये शुआन के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया, ये कैसा है युवा गुरु, क्या आपको यहाँ कुछ भी असली दिखाई देता है? ये शुआन ने सिर हिला दिया। ये चीजें बहुत नकली थीं। उसे विशेष रूप से उनका मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वो एक नज़र में जान गया। आखिरकार ये शुआन के पास अब स्वर्णिम नेत्र कौशल था और वो एक नज़र में बता सकता था। कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। लियू युन ने लियू यानरान के थोड़े निराश चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक लियू, भले ही यहाँ अच्छी चीजें हों, ये हमारी बारी नहीं है। आप यहाँ की स्थिति नहीं जानते। हर सुबह पहले से ही ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो इन स्टॉलों को छान मारते हैं। लियू यानरान स्पष्ट रूप से असहमत थी। ऐसा नहीं भी हो सकता है। शायद ऐसे समय होते हैं जब वे विशेषज्ञ अंधे हो जाते हैं। यह संभव है यदि 1 या 2 विशेषज्ञ अंधे हों। हालांकि क्या आप जानते हैं कि हर दिन कितने विशेषज्ञ यहाँ स्टॉक पर एक नज़र डालने आते हैं? लियू युन बता रहा था कि वे विशेषज्ञ एक एक करके स्टॉलों को कैसे स्कैन करते थे और सभी सामानों की जांच करते थे।
भले ही कोई चीज अच्छी न हो, उसे बहुत पहले खरीद लिया गया होगा। अरे उधर देखो, ऐसा लगता है कि वहां बहुत सारे लोग हैं। लियू यानरान ने अचानक थोड़ी दूर पर लोगों के एक समूह की ओर इशारा किया। हालांकि जिनलिंग पीच गार्डन में बहुत सारे ग्राहक थे, लेकिन कई दुकानें थीं, इसलिए लोग बहुत बिखरे हुए थे। अच्छे कारोबार वाले स्टॉलों के सामने केवल 2 या 3 लोग खड़े थे, लेकिन थोड़ी दूर पर खड़े स्टॉल में कम से कम दर्जनों लोग थे। ये विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। सड़क पर चलने वाले कई राहगीरों ने उधर देखा, उनकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। ये श्वान और बाकी लोग भी भीड़ की ओर चले गए। इससे पहले कि वे भीड़ में घुस पाते, उन्होंने अंदर से हर तरह की प्रशंसाएं सुनी। ये चीज साधारण नहीं है। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक भारी खजाना है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि कांस्य कलाकृतियों को बेचने की अनुमति नहीं है? क्या ये बूढ़ा आदमी पागल है? उसने इतना बड़ा तमाशा भी किया। ये चीज बहुत दुर्लभ लगती है। मैं थोड़ी देर देखने के बाद भी नहीं बता सकता कि ये असली है या नकली, लेकिन मैं लापरवाही से विशेषज्ञों को इसका मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं करता। कांस्य कलाकृति शब्द सुनकर लियू युन और ये श्वान ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वास्तव में जिनलिंग पीच गार्डन में ऐसी दुर्लभ चीज थी? वे अंदर की चीजों के बारे में बहुत उत्सुक थे, इसलिए वे भीड़ में घुस गए और आखिरकार पहली पंक्ति में पहुंच गए। स्टॉल का मालिक 60 के दशक का एक बूढ़ा आदमी था। उसका पूरा शरीर गंदा था और वो एक गरीब किसान जैसा दिखता था। बूढ़े आदमी ने कांस्य कलाकृति को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। उसके सूखे, छाल जैसे हाथ कसकर बंधे हुए थे, जैसे कि उसे डर हो कि कोई उसका खजाना छीन लेगा। उसने सामने खड़े मेहमानों को सावधानी से देखा और बड़बड़ाया, मेरा यह खजाना साधारण नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम सिर्फ इसलिए देख सकते हो क्योंकि तुम चाहते हो। जो कोई भी इसे देखना चाहता है, उसे पहले मुझे भुगतान करना होगा, अन्यथा इसके बारे में सोचना भी मत। कहानी जारी रहेगी।